अब हम सेंट्रल इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 प्रॉब्लम्स होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कि व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड होनी है। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी और कैपिटल की बेहद कमी थी, तो हमें ऐसे तरीके भी ढूंढने थे जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमें ज़्यादा सुटेबल थी। फिर क्या, फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी कौन से पीपल ऑफ ग्रुप के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, कौन उनको कंज्यूम करेगा गुड्स को, ये देखना था। इसको समझने के बाद हमें ये डिसाइड करना था कि वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक मॉडल थे, कौन से सिस्टम चल रहे थे और हमें उनमें से कौन सा अडॉप्ट करना था। उस टाइम पे 3 सिस्टम थे इकोनॉमिक्स के, मेनली 2 सिस्टम ज़्यादा थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर के पास ही ज़्यादा कंट्रोल रहता है उसके अंदर। तो मेन एग्जाम्पल इसका आता है यूएसए, अमेरिका। और दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें इन सब में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है, तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसका एग्जाम्पल था यूएसएसआर यानी रशिया। लेकिन हमने अडॉप्ट की एक मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग रोल अलॉट किए गए और मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होता है, लेकिन गवर्नमेंट को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने की भी ज़रूरत थी। लोगों की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत पुअर थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज वेरी लो, तो इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को चुना। तो यही हमने इसमें डिस्कस किया है अभी। फिर है इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी। अब मॉडल तो हमने चूज़ कर लिया, तो इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी कि हम कैसे उस मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम क्या करें। तो पहले प्लानिंग कमीशन बनाया गया इसके लिए, और प्लानिंग में सबसे ज़्यादा एक जो नाम सबसे ऊपर आता है वो है पीसी महालेनोबिस का। उनके आइडियाज़ का प्लानिंग में बहुत बड़ा रोल था, और इसके लिए योजना आयोग बनाया गया जिसने 5 ईयर प्लान्स आगे बनाए। उसके कुछ गोल्स थे। जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हमारी गोल्स डिसाइडेड होने चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारा क्या मकसद है, क्या इंटेंशन है, हमारी प्लानिंग से क्या रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो हमारे इसके 4 गोल्स 5 ईयर प्लान्स के मेनली थे, जिसे आप शॉर्ट में जेम्स के रूप में याद कर सकते हो। G फॉर ग्रोथ, E फॉर इक्विटी, M फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड S फॉर सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ का मतलब था कि कंट्री की कैपिटल को, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज़ करना है। और इक्विटी का मतलब है कि बढ़ाना है मगर समानता के साथ, कि उसका बेनिफिट ग्रोथ का हर लोगों को, टू ईच एंड एवरी पर्सन को उसका बेनिफिट मिले, और इनइक्वलिटी घटे, असमानता घटे, जो इनकम की असमानता है वो घटे, और इक्विटी होनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन भी ज़रूरी थी क्योंकि हमारा एम था प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी था, और साथ ही साथ एक सोशल आउटलुक में भी चेंज लाना ज़रूरी था। पुरानी मान्यताएं, पुराने तौर तरीके, उनको बदलना ज़रूरी था, पुरानी सोच को बदलना ज़रूरी था। तो मॉडर्नाइजेशन एक गोल रहा। और लास्ट नॉट द लीस्ट, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर बनना, जो कि अभी तक जारी है और हमेशा रहना चाहिए, कि किसी और पर डिपेंडेंट ना रहें हम, और अपने ऊपर ही अपने यहाँ सेल्फ प्रोडक्शन करें और आत्मनिर्भर बने। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, जो भी हमें डेवलपमेंट करनी थी उसके लिए प्लान करना था, क्योंकि एग्रीकल्चर पर ही 75% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, जो उसमें काम करती थी, गाँवों में रहती थी और खेती बाड़ी करती थी। तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम्स को देखना ज़रूरी था। तो हमें पता है कि वो बड़ी स्टैगनेंट थी, उसमें लो प्रोडक्टिविटी थी, उसमें क्या क्या और प्रॉब्लम्स थी उनको समझना था, जिसमें मेन पॉइंट्स आ जाते हैं आपके, वो लो प्रोडक्टिविटी। सेकंड पॉइंट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट,
यानी कि छिपी हुई बेरोज़गारी। देखने में लगता था एक घर के सारे लोग काम में लगे हुए हैं, पर असलियत में उतने लोगों की ज़रूरत नहीं थी और ना ही ज़्यादा लोगों के होने से प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज़ हो रहा था। तो इसलिए वो एक छिपी हुई बेरोज़गारी थी। वो बेरोज़गार थे लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता था। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी रेनफॉल पे। बारिश आएगी तो ही फसल होगी, अगर नहीं आती थी तो सूखा पड़ जाता था, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। ये भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, अपने ही खाने के लायक फसल को उगाना और बाज़ार में बेचने के लिए सरप्लस नहीं होती थी, मार्केटेबल सरप्लस प्रोड्यूस नहीं होता था। ये एक उस वक्त की विशेषता रही है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। आपस में टेनेंट और लैंडलॉर्ड यानी जो ज़मींदार थे और जो काम करने वाले थे उनके बीच में झगड़ा रहता था। और इन सब में एक ख़ास रीज़न था स्मॉल लैंड होल्डिंग, छोटी छोटी ज़मीनें थी। तो वो उनके ऊपर न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग या मशीनों का प्रयोग नहीं हो पाता था और लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये कुछ थी प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर की जो कि दूर करने की और उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो उसके लिए सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए गए। वो बहुत ज़रूरी चेंज था किसी भी एग्रीकल्चर की कंडीशन को चेंज करने के लिए, जिसमें कि ज़मींदारों से ज़मीनें लेकर जो खेती करने वाले लोग थे उनके बीच में ज़मीनें बांटी गई। छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स को मिलाकर बड़ा बनाया गया और इक्वलिटी लाने के लिए काम किया गया, क्योंकि ज़मींदारों का तो सिर्फ लगान वसूलने का ही काम रहता था। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था कि खेती बाड़ी ठीक से हो रही है या नहीं, ज़मीन उपजाऊ है उसके लिए कुछ करने के लिए या सिंचाई के साधनों को डेवलप करने के लिए उसे सिर्फ अपना लगान वसूलना होता था। तो उन्होंने ज़मीन के ऊपर, भूमि की उपजाऊपन पर बहुत कम काम किया था। तो लैंड रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी थे। लैंड सीलिंग लगाई गई कि एक निश्चित लैंड होल्डिंग, उससे ज़्यादा साइज़ की लैंड किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगी, वो जितनी इससे ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता है। तो वो ज़मींदारी प्रथा ख़त्म की गई और लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए गए। एक निश्चित सीलिंग तक लैंड दी गई और जो टिलर्स थे और उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए। इसी की वजह से 1960s में जो एक एग्रीकल्चर में क्रांति सी आ गई, क्योंकि उसमें नए HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का उपयोग किया गया, सिंचाई की नई व्यवस्थाएं की गई और उसकी वजह से एक क्रांति आने की वजह से, क्योंकि हरित क्षेत्र में आई थी तो इसको एक ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में इतने रिफॉर्म्स किए गए कि कहाँ तो हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर थे, लेकिन अब इतना उत्पादन होने लगा कि अपने देश की जो खाद्य ज़रूरत थी उसको पूरा करने के साथ साथ विदेशों में भी हम अनाज भेज सकते थे, उसको बेचकर ट्रेड करके अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकते थे। तो अभी तक इस स्लाइड में इतना ही इस वीडियो में, और इससे आगे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।